नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन की पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके आगामी 2026 के एंट्रेंस एग्जाम में होने वाले जीएस पेपर के लिए अहम रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, जिससे आपको बहुत सी अलग अलग तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। इसके पहले हमने 2025 और 2024 का एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए जीएस सेक्शन को, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, हमने सॉल्व करा लिया है। तो यदि आपने इसके पहले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं 2023 का, ठीक है। जो 2023 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे, आज हम उसे देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा, 1, 2, 3, ठीक है। हम करीब 15 और 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे में आप देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ना केवल एंट्रेंस एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा, बल्कि यदि आप और प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पर देखें तो सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाता है। चाहे रज्जू भैया से आप कर रहे हो या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा देख रहे हैं, बुंदेलखंड झांसी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023, ठीक, 2023। तो ये बुंदेलखंड होने से तात्पर्य यह नहीं है कि यह केवल बुंदेलखंड का एंट्रेंस एग्जाम है, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो बीएड की परीक्षा होती है, ये अलग अलग वर्षों में अलग अलग यूपी में स्थित यूनिवर्सिटीज आयोजित करती हैं। तो लगातार चौथी बार 2026 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है वो एंट्रेंस एग्जाम लेने वाली है। 2023 से लेकर अब तक 2026 तक, हाँ 2026 का भी बुंदेलखंड कराने वाली है। तो 26 तक लगातार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ही इस परीक्षा को आयोजित करने वाली है। तो सामान्य ज्ञान आप देख रहे हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, ऐसे 3 सेक्शन में होता है ये। तो खंड आ जो होता है ये सामान्य ज्ञान होता है। तो आप चाहे कला वर्ग से हो या आप साइंस वर्ग से हो, अर्थात विज्ञान वर्ग से या कॉमर्स से या कृषि से, ठीक, चाहे वाणिज्य से, आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना ही पड़ता है सभी को। तो इसलिए ये 50 क्वेश्चन बहुत अहम रोल निभाते हैं आपके रैंकिंग को निर्धारित करने में। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कानपुर में आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, ठीक। तो चूंकि इसमें बनारस नहीं दिया गया है, तो वरना बनारस भी सही आंसर होता है इसका, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? इलाहाबाद में एमएनआईटी है, ना कि आईआईटी है, ठीक। लखनऊ में आईआईटी नहीं है, बरेली में आईआईटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी का दर्जा 2008 में दिया गया, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? ये ऐसे कार्य कौन करता था? ऐसे कार्य करने में हमारे बापूजी ही आगे थे। जब सविनय अवज्ञा की बात हो, जब उपवास की बात हो, कहने का मतलब अनशन की, जब कोई बृहद आंदोलन हो, तो ऐसे में हमारे बापूजी ही हमेशा सही आंसर होते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था, ठीक। ये साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए थे पैदल ही, ठीक।
अपने कुछ अनुयायियों के साथ। तो दांडी मार्च आंदोलन के तहत 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। और नमक कानून क्या था? नमक बनाने पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। नमक बनाने पर भी अंग्रेजों, जबकि वो समंदर से बनता है वहां ऐसा क्या ही हो जाएगा, लेकिन उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ अहिंसक हथियार के रूप में प्रयोग किया। आप जानते हैं कि बापू जो है वो काफी अहिंसावादी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो सीधी सीधी सी बात है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बस बड़ा बना दिया है कि जब बंग भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय वायसराय कौन था? बस इतना सा ही क्वेश्चन है, इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया। तो उस समय लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी, भारत के वायसराय हुआ करते थे। आंसर नंबर बी। बंग भंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था, अभी जैसे हमने बताया। दरअसल जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसी समय अंग्रेजों ने यह देख लिया था, जान लिया था कि जब तक भारत में हिंदू मुस्लिम एकता रहेगी, ठीक, सभी समुदाय एक साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का शासन करने में उतने बेहतर तरीके से मजा नहीं आने वाला है। ठीक, वो उतना अच्छा शासन नहीं कर, अच्छा शासन कहने का मतलब अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अच्छा शासन, वही भारतीयों का खून चूसना। ठीक, तो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से वे अच्छा शासन नहीं कर सकते हैं। ठीक, कायदे से यहाँ दमनकारी नीतियों को नहीं लागू कर सकते अगर सब एक रहे। तो बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध और पढ़ा लिखा सूबा हुआ करता था। ठीक, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की खासियत ये थी कि बंगाल का जो पश्चिमी हिस्सा था, जो आज का पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर हिंदू जनसंख्या बहुत अधिक हुआ करती थी और पूर्वी हिस्से में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अधिक हुआ करती थी। तो इसी आधार पर बंगाल को विभाजित कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, तोड़ दिया कि ये जब टूटे रहेगा, अलग अलग राज्य रहेंगे तो एक साथ कार्य नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? तो कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके संस्थापक कौन है, उसका ऑनर किसके पास, वो इसका ऑनर कौन है, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मार्क जुकरबर्ग नहीं, ये मेटा के हैं, अर्थात फेसबुक के। स्टीव जॉब्स भी नहीं है, अजीत प्रेम जी भी नहीं है, बिल गेट्स भी नहीं है, बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स किसके हैं? एप्पल के संस्थापक है। एप्पल जो आईफोन चलाते हैं ना आप लोग। विप्रो के अजीत प्रेम जी, ये भारतीय कंपनी है विप्रो, अजीत प्रेम जी जो है ये विप्रो के संस्थापक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? भारत में उपनिवेश निर्धारित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो आप जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। मुगल तो यहीं के तो नहीं थे, लेकिन हाँ, अगर इनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहीं के थे, क्योंकि बहुत पहले से ही मुगल सत्ता चली आ रही थी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तुरंत हटा दो। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। अंग्रेज आए थे, लेकिन ये भी बाद में ही आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे ये।
1605 में। लेकिन सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे, फ्रांस के लोग आए थे, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे और ये अपना उपनिवेश स्थापित किए थे। तो उपनिवेश क्या होता है एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उपनिवेश, ठीक, उपनिवेश क्या होता है? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश कॉलोनी स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। तो पहले उपनिवेश ही समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो, मानना क्या है कि किसी एक क्षेत्र पर या किसी भौगोलिक क्षेत्र पर या किसी देश या किसी भूमि पर, ठीक, कोई बड़ी शक्ति, कोई बाहरी बड़ी शक्ति यदि अपने लाभ के लिए सत्ता को स्थापित कर देता है, अपने लाभ के लिए, अपने हितों के लिए इसे गुलाम बना ले, तो इसे ही उपनिवेश कहते हैं। अपने औद्योगिक लाभों के लिए जब इसका दमनकारी नीतियों या दमन करके इसको अपना गुलाम बना ले, तो इसे ही उपनिवेश या कॉलोनी कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं, ठीक। और इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो फ्रांस भारत का अंतिम उपनिवेशक था, अर्थात सबसे यूरोपीय शक्तियों में सबसे लास्ट में आया था। सबसे पहले कौन? पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में फ्रांस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया, तो हमारा तात्पर्य किस प्रकृति संसाधन को समाप्त करने से होता है? कार्बन सिंक क्या होता है पहले यही जान लीजिए। कार्बन सिंक, सिंक होता है होल, सिंक को होल कहते हैं, ठीक है, सिंक को होल कहते हैं। होल में क्या होता है? होल में चीजें इकट्ठी होती हैं, जैसे एक बेसिन है, बेसिन है, हाँ, जिसमें आप लोग हाथ मुंह धुलते हैं या बर्तन धुला जाता है, रसोई घर में लगा हुआ होता है, तो उसमें एक सिंक होल होता है, देखिए ना, सिंक होल। तो सारा कचरा जाके वहां जमा होता है, अर्थात बेसिन को सुरक्षित रखता है या बेसिन को क्लीन रखता है सिंक होल के माध्यम से। तो ऐसे ही कार्बन सिंक क्या है कि जहां पे कार्बन अवशोषित हो, जहां पे कार्बन अवशोषित हो, जहां पे कचरे अवशोषित हो, वो कार्बन सिंक है। कचरे से तात्पर्य कार्बन से है। तो अब वो कार्बन चाहे गैसीय रूप में हो या फिर फ्लाई ऐश के रूप में हो, कहने का मतलब राख इत्यादि के रूप में हो, ठीक। तो जहां पे वो जमा होते हैं, जहां पे इकट्ठा होते हैं, वहां ही उसे ही कार्बन सिंक कहा जाता है। तो क्या कार्बन सिंक महासागरों में होते हैं? हाँ, महासागर भी एक हद तक, दलदल भी एक हद तक, मैदान ना के बराबर। लेकिन कार्बन सिंक वास्तव में अगर कुछ होता है तो वो है वन। वन, वनों के ही कारण कार्बनों की मात्रा नियंत्रित होती है। वन ही, पेड़ पौधे ही कार्बन को नियंत्रित करते हैं। तो जब यदि हम कहते हैं कि कार्बन सिंक को मिटाया जा रहा है, तो इसका मतलब वनों को काटा जा रहा है। पेड़ पौधे, वन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जब यह कहा जाता है कि कार्बन सिंक का विनाश हो रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि वनों का विनाश हो रहा है। ठीक, क्लियर हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? बिहू, रसिया, स्वांग और कव्वाली। तो रसिया, सांग, कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोकगीत हैं। ठीक, तो ये सब, जैसे आप कव्वाली तो आपने जरूर सुना होगा, कव्वाली तो फेमस है। स्वांग और रसिया भी एक लोकगीत होता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन बिहू असम का लोक नृत्य है। ठीक, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य के अंतर्गत आता है। बिहू आसाम का लोक नृत्य है, फोक डांस है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेद की संख्या क्या है? ये जरूर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए 4। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और
अथर्ववेद। ठीक। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की 6 है तथा पुराणों की संख्या 8 है, 18 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और हाँ, दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित पुस्तक भी, लिखित ग्रंथ भी ये ऋग्वेद भी है। ठीक। का सबसे तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अन्य दो वेद यजुर्वेद और सामवेद हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उत्तर प्रदेश का लगभग 18 प्रशासनिक मंडल है, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, आपको ये पता है। ठीक। जैसे अलीगढ़ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी मंडल है, ठीक, लखनऊ मंडल है। ऐसे ऐसे 18 मंडल दिए गए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा नहीं है। तो सहारनपुर, बिल्कुल सहारनपुर है। चित्रकूट, बिल्कुल चित्रकूट मंडल है। आजमगढ़ मंडल, बिल्कुल आजमगढ़। गाजियाबाद मंडल नहीं है। गाजियाबाद आगरा मंडल में ही आता है। ठीक। गाजियाबाद आगरा मंडल में ही आता है। सॉरी, मैं गलत हूँ। गाजियाबाद मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। मेरठ गाजियाबाद के बगल में है ना, मेरठ। तो मेरठ मंडल के अंतर्गत गाजियाबाद आता है। तो गाजियाबाद मंडल उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। यह जिला तो है लेकिन मंडल नहीं है। तो मंडल कौन से हैं? 18 मंडल और 75 जिले हैं, हम सब जानते हैं। अलीगढ़ एक, आगरा, ठीक, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर और बस्ती। ठीक। ये 18 मंडल दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो गाजियाबाद मंडल जो है वो मेरठ के अंतर्गत आता है। तो ये स्वयं में कोई मंडल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हम सब जानते हैं, नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेना ने सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में खड़े भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। ठीक। हुआ क्या था कि लगभग जो 1919 का टाइम पीरियड चल रहा था, इस समय तक आते आते अंग्रेज तब भी तुलनात्मक रूप से दुनिया में और भारत में भी अब कमजोर होने लगे थे, कमजोर होने लगे थे। ठीक। तो इसी समय पंजाब के 2 लोकल नेता हुआ करते थे, सत्यपाल मलिक और किचलू। ठीक। सैफुद्दीन किचलू इनका नाम था, सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों क्रिप्स मिशन का विरोध कर रहे थे, क्रिप्स मिशन का विरोध कर रहे थे। तो इसी विरोध के क्रम में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। इसी विरोध के क्रम में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब ये लोग गिरफ्तार हुए तो इनके समर्थन में, चूंकि 14 तारीख को आप लोगों को 14 तारीख को वहां एक त्योहार था। ठीक। वहां एक त्योहार था 14 अप्रैल को। तो वहां लोग जुटने लगे, वहां लोग इकट्ठा होने लगे। वहां मेला था, बैसाखी का शायद मेला चल रहा था। ठीक। तो वहां लोग इकट्ठा होने लगे। तो जलियांवाला बाग जो है, ये 3 ओर घर बने हुए हैं, बाउंड्री और घर बने हुए हैं, आज भी ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। 3 ओर तो ये बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं और बीच में एक कुआं है, खूब खूब बड़ा सा कुआं है, आज भी ये है। यदि आप वहां से हैं तो जानते होंगे, वरना कभी जरूर जाइएगा, ये हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। तो जनरल यहाँ लोग इकट्ठा होके
उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तो जनरल डायर को जब यह सूचना मिली, क्योंकि वहाँ 144 लागू हो चुकी थी, मतलब लोगों को इकट्ठा होना मना कर दिया गया था। तो जनरल डायर को जब यह सूचना मिली कि लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसने इसे अपनी नाफरमानी समझी। उसे ये नागवार गुजरा कि हमने कुछ कहा और इन भारतीयों की इतनी मजाल कि उसे माना नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी सेना के साथ आया और जो जाने का रास्ता था, भागने का रास्ता था, उसे पैक करवा के अंधाधुंध गोलियां चलाई। करीब हजारों लोग मारे गए थे। हालांकि अंग्रेजों ने इसकी संख्या बहुत ही कम बताई थी, लेकिन करीब करीब हजारों लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किसने तो इसी के क्रोध में अ, देश भर में लोग अपनी उपाधियां लौटाने लगे, अंग्रेजों का बहिष्कार करने लगे, अंग्रेजों के कॉलेज, स्कूल और नौकरियों का बहिष्कार करने लगे। उसी क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर जी भी अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी अंग्रेजों को। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ही नहीं, बल्कि हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। केसर ए हिंद, इन्हें केसर ए हिंद भी कहा जाता था, किसे, गांधी जी को। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तथा शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी पद का त्याग कर दिया था। कार्यकारी पद में ये हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने इसका त्याग कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर वाला देश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर वाला देश है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी कंबोडिया, सी बहरीन और डी अर्जेंटीना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए सिंगापुर। सिंगापुर में केवल एक ही शहर है। सिंगापुर में केवल एक ही शहर है जिसे सिंगापुर ही कहा जाता है। ठीक, सिंगापुर का एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिले इस देश को सिंहों का देश कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे हुए हैं तथा इस देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि सिंगापुर में केवल एक ही शहर है, बाकी सब ग्रामीण इलाके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हृदय रोग विशेषज्ञ ने ... का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी का ईसीजी किया। तो हृदय रोग विशेषज्ञ है तो क्या ही वो रिकॉर्ड करेगा? हृदय की गति ईसीजी के माध्यम से ये दरअसल पूछ रहे हैं। इसका क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य क्या है कि ईसीजी किसकी क्या मापने के लिए कराया जाता है, किसके लिए कराया जाता है? तो हृदय की गति, जो हमारे धड़कन होती है, इसे रिकॉर्ड करने के लिए ही ईसीजी कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हृदय रोग विशेषज्ञ ने हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी का ईसीजी किया। ठीक, हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण ... के अंत में होता है। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण ... के अंत में होता है। नंबर 1 परागण के अंत में, नंबर 2 निषेचन के अंत में और सी बीजा के अंत में और डी अंकुरण के अंत में। तो युग्मनज क्या होता है? पहले हम इसे अपने ऊपर ही अप्लाई करके, मनुष्यों के ऊपर ही अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक, जब किसी स्त्री और पुरुष का संभोग होता है तो पुरुष का जो शुक्राणु है और महिला का जो अंडाणु है, ठीक, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब मिले तो ये जो मिलकर जो बनता है तत्व, इसे ही कहते हैं युग्मनज, जाइगोट। ठीक, यही पूछा जाए तो कब हो रहा है ये? महिला और पुरुष के निषेचन के बाद। ठीक यही पेड़ पौधों में भी अप्लाई होता है। तो जब
पुंकेसर से पराग और स्त्री केसर के बीजांड आपस में मिलते हैं, आपस में निषेचन करते हैं, तो इसके बाद ही युग्मनज बनता है या जाइगोट बनता है। ठीक, क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी युग्मनज, सॉरी निषेचन। तो पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में होता है। निषेचन प्रजनन की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। इसके संलयन के पश्चात युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। ठीक, जो द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो आप जानते हैं हमारे लौह पुरुष इन्होंने ही भारत को एक करने में, जो हमारे 565 रियासतें थी, देसी रियासतें थी और अलग अलग ब्रिटिश प्रांत थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, उन्हें एक करने में अहम रोल निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुई थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। याद रखिएगा, ऐसे फैक्ट ऐसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की आज़ादी के बाद लगभग 562 देसी रियासतें थीं जिनका एकीकरण सरदार पटेल ने अपनी कुशलता और कूटनीति के बल पर किया था। इसी उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 15, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम 15 ही करेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप देखिएगा कि कैसे ये आपको सुविधाजनक लगता है, कैसे लगेगा हम आपको बता दे रहे हैं। ये दरअसल आपको फ़ायदा एक्सप्लेनेशन के थ्रू पहुंचाएगा। जब हम क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को, उसके जो मतलब समझाते हैं, वही आपके आगामी परीक्षा में अहम रोल निभाने वाला है। तो उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, यही ठीक रहेगा। ठीक, तो क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, एमएस वर्ड, विंडोज और थंब ड्राइव। तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, थंब ड्राइव। थंब ड्राइव। एक्सेल आप जानते हैं एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, विंडोज सॉफ्टवेयर है। देखो, कंप्यूटर या मोबाइल में वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, बल्कि प्रोग्रामिंग जिनके थ्रू करते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में बाहरी आवरण, जैसे कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू क्या है? हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड हार्डवेयर है, जैसे मॉनिटर हार्डवेयर है, जैसे माउस हार्डवेयर है। लेकिन एमएस वर्ड, एक्सेल, विंडोज ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। ठीक, जैसे हमारा फोन होता है, इसके अंदर जो कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर उड़ गया, जब उसमें कुछ नहीं दिखता, तो वही सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, तो थंब ड्राइव एक हार्डवेयर होता है जिसका प्रयोग डाटा संरक्षित या संग्रह करने के काम आता है। थंब ड्राइव का मतलब वही होता है जो ड्राइव नहीं होता, ड्राइव पिन ड्राइव, या उसे क्या कहते हैं, थंब ड्राइव जरूर समझते होंगे यार, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है अभी। जो अलग से लगाया जाता है, पतला सा ब्लैक कलर का या लाल कलर का रहता है, तो अब जरूर समझ गए होंगे। सॉरी, मुझे इस समय उसका लोकल नाम नहीं मिल रहा है जिसके भाषा से वो प्रचलित है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं है, तो थंब ड्राइव नहीं है, क्योंकि थंब ड्राइव एक हार्डवेयर है। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कहीं भी आपको कुछ कमी नज़र आती है या आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो और हाँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ की तो गारंटी लेता हूँ कि आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में, अगर यदि आप ये पूरी वीडियो देखकर जाते हैं,
मतलब पूरा जो जीएस सेक्शन हम कराने वाले हैं पीवाईक्यू, तो आपको 101% लाभ पहुंचने ही वाला है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।